एक इसमें हमारा कॉन्सेप्ट रह गया था। दो चीजें रह गई थी। एक तो हम बात कर रहे थे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग की। टैग तो बहुत सिंपल से हैं, बट हमने उसकी एसईओ इंपॉर्टेंस को समझना है। एसईओ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये मैंने एक वेबसाइट खोली है। आप सब लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। जब स्टूडेंट्स न्यू आए थे, मैंने उस वक्त भी ये बात की थी, मैं फिर दोबारा ये कह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटर्स को हम ये सपोज करते हैं कि वो कंप्यूटर इस्तेमाल करने में कंफर्टेबल है। क्योंकि जब तक वो कंप्यूटर इस्तेमाल करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए टफ चीज है। क्योंकि हमने जब डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो हमें मुख्तलिफ तरीकों से कंप्यूटर पर ही काम करना है। तो जो कंप्यूटर में अनकंफर्टेबल होंगे, तो डिजिटल मार्केटिंग उन्हें समझ में भी आ रही होगी तो भी वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली बेसिक नॉलेज आई होप कि सबका इतना होगा कि आप कंप्यूटर में कंफर्टेबल, कंप्यूटर यूज करने में कंफर्टेबल। ठीक है। जैसे ये मैंने एक वेबसाइट खोली है, तो आप देख रहे हैं कि जहां से हमारी वेबसाइट स्टार्ट हो रही है, वहां पर एक हेडिंग लिखी हुई ऐसी है ना। तो जिन्होंने पढ़ लिया हुआ उनको पता होगा कि हमने इसको क्या कन्वर्ट किया हुआ है। किसमें कन्वर्ट किया हुआ है इसको। हेडिंग में। कौन सी हेडिंग में। H1 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पूरी वेबसाइट का जो मेन टॉपिक है वो ये है। और जब हम एसईओ की टर्म में ये बात करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। एक वेबसाइट में एक पेज के ऊपर हम सिर्फ एक दफा H1 इस्तेमाल करेंगे। टोटल हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। दूसरों को हम रिपीट भी कर सकते हैं, बट H1 को हम सिर्फ एक दफा इस्तेमाल करेंगे। अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं और H1 को मैं 20 दफा इस्तेमाल कर लूं तो कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर हम वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं, तो गूगल देखेगा कि हमारी वेबसाइट में H1 कितनी दफा इस्तेमाल हुआ। अगर एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल हुआ हुआ है तो वायलेशन है ये। तो वो हमको रैंक नहीं करेगा, और वो हमें कहेगा कि भाई मुझे आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा। अब उसके नीचे H1 के हेडिंग के नीचे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है, तो तकरीबन 2.5 लाइन का एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, छोटा सा, ऐसी है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है, ये हेडर है इस कंटेंट का, ऐसी है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो है इसका सब कंटेंट। तो अब हमने कहा भाई कीवर्ड को इस्तेमाल कर लो हेडिंग स्टाइल में। इससे पहले हम क्या क्या कराए थे, पुराने स्टूडेंट्स बता देते हैं कि पुराने। इससे ऊपर क्या चीज है। टाइटल। टाइटल। हमने कहा था वहां पर अपना प्राइमरी कीवर्ड इस्तेमाल करो। अभी एसईओ के साथ साथ हो रही है, एचटीएमएल के साथ साथ। यूज प्राइमरी कीवर्ड इन टाइटल, यूज प्राइमरी कीवर्ड इन हेडिंग, एंड यूज प्राइमरी कीवर्ड इन फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ। इन फर्स्ट सेंटेंस ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। मैंने दूसरे पैराग्राफ की बात ही नहीं की अभी। मैं एकदम आपसे सिर्फ पहले पैराग्राफ की इस वक्त बात कर रहा हूं। तो वो हमें कह रहा है कि भैया आपने पहले पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में, अगर हम यही बात अगर मैं वर्डप्रेस में करूं, तो वहां पर अगली वाली बात जरा मुख्तलिफ फ्रेज के साथ होगी। वहां पर हम ये कहेंगे कि यूज प्राइमरी कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड ही बोलेंगे, वहां पर बोलेंगे फोकस यूज। यूज फोकस कीवर्ड इन इंट्रोडक्शन। यहाँ 42 में क्या बात है, फोकस को मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी कीवर्ड। सो मैं कह रहा हूँ यूज प्राइमरी कीवर्ड इन इंट्रो, इन फर्स्ट सेंटेंस। वर्डप्रेस में मैं कह रहा हूँ कि यूज फोकस कीवर्ड इन इंट्रोडक्शन। अब अगर मैं ये कहूँ फर्स्ट सेंटेंस और इंट्रोडक्शन, क्या ख्याल है, मीनिंग में एक बात होती है कि नहीं होती है। पहले सेंटेंस में इंट्रो लिखेंगे ना, एंड पे जाकर तो इंट्रो नहीं लिखेंगे। तो मतलब इंट्रोडक्शन हमेशा पहला सेंटेंस होगा। सो अब उसने हमें एक और रूल बता दिया, गूगल ने, कि भाई आपका जो कीवर्ड है उसको आप अकोमोडेट कर लो पहले सेंटेंस में। तो आप देख रहे होगे कि हमने इसको यहाँ पर अकोमोडेट किया हो। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, और ऊपर जाएंगे तो वहां पर भी लिखा होगा बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तो इसका मतलब कीवर्ड तीनों के ऊपर आ गया। अब
भाई पैराग्राफ तो बड़ा हो सकता है, उसमें तो बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो गूगल कैसे आइडेंटिफाई करेगा, ये बात गूगल कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि भाई इन वर्ड्स में से कीवर्ड कौन से वाला है। हमने कोई गूगल को ईमेल तो की नहीं हुई ना कि भाई ये हमारा कीवर्ड है, इसी को रैंक करना। गूगल ने तो अपने स्टैंडर्ड से उस वर्ड्स को पहचानना है। तो गूगल ने कहा कि अगर आप किसी सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस का मतलब हेडिंग कभी नहीं होगा, सेंटेंस का मतलब कंटेंट होगा, पैराग्राफ होगा। अगर आप किसी सेंटेंस के अंदर कीवर्ड बताना चाहें मुझे, तो आपने क्या करना है, उसको बोल्ड कर देना है या स्ट्रॉन्ग कर देना है। तो आप देख रहे होंगे कि इतना सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है ऊपर वाला, मगर उसमें से हमने सिर्फ प्रोमिनेंट किसको किया हुआ है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट को। तो उसको हमने जो प्रोमिनेंट किया वो किस टैग के साथ किया, उसको हमने प्रोमिनेंट किया बोल्ड के साथ। या नहीं, देखिए H1 याद रखिए, H1 to H6 किसी भी सूरत में पैराग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि दैट इज हेडिंग स्ट्रक्चर। हेडिंग ने हेडिंग बनाना है, कंटेंट ने कंटेंट, ये कंटेंट है, इट इज नॉट हेडिंग। वो H1 से लेकर H6 तक ये सब क्या चीजें हैं, ये सब आपकी हेडिंग स्टाइल है। तो पहला तो ये क्लियर, हमने इसको स्ट्रक्चर समझना है। देखिए मैं बार बार वर्ड इस्तेमाल करता हूँ स्ट्रक्चर, मैं HTML फॉर्मेटिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। HTML फॉर्मेटिंग की बात वेब डेवलपर करेगा, वेब डिजाइनर करेगा कि भाई यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट इस तरह लगाओ, ये वाला फॉर्मेट इस तरह लगाओ। हम तो ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं इट इज अ स्ट्रक्चर। ये वो स्ट्रक्चर है जो गूगल रेकमेंड करता है, तो हम गूगल के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं बस। सो अब अगले ही पेज में हमने क्या किया कि हमने कहा ये प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट 2 के हमारा कीवर्ड है, तो हमने इसको क्या कर देना है, बोल्ड करना है या स्ट्रॉन्ग करना है। तो बोल्ड या स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, उसका HTML टैग कौन सा है, ये हम देखने लगे। एक काम करते हैं, मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जी, ये H1 लगा हुआ है, ये उसके नीचे इमेज लगा हुआ है। चले मैं इस तो आपको समझाने के लिए इसका कंटेंट भी चेंज कर देता हूँ, ताकि वो हमें जरा मैच कर जाए आपस में। हाँ, सपोज किया था ना हमने कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, नहीं ये H1 में मैं जो लिख रहा हूं इसे हम क्या कंसिडर कर, कि प्राइमरी कीवर्ड, हम इसे अपना कीवर्ड समझ रहे हैं। तो अब यहां पर मैं एक पैराग्राफ बना रहा हूं, ये देखिए मैंने पी भी लिखा। देखें एसईओ करते हुए मुझे कहीं पर ये टैग्स डिफाइन नहीं करने हैं भाई। जब मैं वेबसाइट की एसईओ करूंगा तो पूरी की पूरी वेबसाइट मेरे पास आ जाएगी। एसईओ करते हुए को पता ये नहीं कि अगर हमने वेबसाइट बनाकर देंगे, एसईओ के क्लाइंट्स हमारे पास जब आते हैं तो रेडी वेबसाइट हमारे पास है, भाई ये वेबसाइट रेडी है, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरी बन गई हुई है, बट ये गूगल पे रैंक नहीं होती है। आप बताएं इसी गूगल पे कैसे रैंक होगी। मैं वेबसाइट के कंटेंट में कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, बल्कि उसको गूगल फ्रेंडली करूंगा। ये जो कुछ हम सीख रहे हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में इमेज ऑप्टिमाइजेशन की इतनी सारी बातें पढ़ी थी, ये सब का सब किस काम के लिए था, गूगल फ्रेंडली करने के लिए था। तो अब उसने एक और चीज बताई, क्या कहता है, भाई ये मैं कॉपी कर लिया, भाई टेक्स्ट ज्यादा था ना, नोटपैड में लाया हूं, कोई बात नहीं, इसको मैं जरा आपको इस तरह करके दिखा देता हूं कि आपको एक ही जगह पे नजर आ जाए। आई होप कि अब क्लियर हो गया है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह इसकी अलाइनमेंट को नहीं हमने देखना। हाँ, ये पूरा पैराग्राफ है हमारा, मैंने तो 6-7 दफा एंटर कर दिया है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इतने एंटर करते तो क्या होता, उतने ही पैराग्राफ बन जाते। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, ये नोटपैड है। तो ये एंटर करने का HTML फाइल की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। ये तो एक एडिटर है ना जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने सर इसलिए एंटर किया कि वो जो उधर कोसों दूर गया हुआ था ना, मैं कहा सब आपको एक स्क्रीन पे नजर आ जाए जो हमने लिखा हुआ है। तो इसको लिखने से HTML में इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। ये पैराग्राफ क्यों बना हुआ है, क्योंकि मैंने इसको पी का टैग लगाया। तो जहां तक पी का टैग है वो पैराग्राफ है, जैसे H1 का टैग था हेडिंग के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी वेबसाइट में पैराग्राफ्स बने होंगे, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स बने होंगे, तो नंबर ऑफ पी के टैग्स वहां पर आपको मिलेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं भाई, इस पूरे कंटेंट में से हमारा कीवर्ड कौन सा है, वी आर लीडिंग, ये कीवर्ड। सो अब मैंने क्या कहा, गूगल ने क्या स्टैंडर्ड बताया आपको,
बोल्ड कर दो या स्ट्रॉन्ग कर दो। भाई बोल्ड करूं या स्ट्रॉन्ग करूं, बिल्कुल एक ही मकसद है उसका। बोल्ड करूं या स्ट्रॉन्ग करूं, स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या होगा कि टेक्स्ट को थिक करेगा, बोल्ड करने का मतलब क्या होगा कि टेक्स्ट को थिक करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों काम करने करने का मतलब एक ही काम करना है। बट HTML के डिफरेंट वर्जन में बोल्ड और स्ट्रॉन्ग है। ओल्ड वर्जन से जब बात शुरू हुई थी तो वो बोल्ड होता था। अब बोल्ड की ऑप्शन भी मौजूद है और स्ट्रॉन्ग की ऑप्शन भी मौजूद है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिवाय वर्जन का फर्क। मतलब उसकी जो अपीयरेंस है उसमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। बोल्ड करने से भी मार्कर की तरह आ जाएगा जैसे भी आप देख रहे थे, स्ट्रॉन्ग करने से भी मार्कर की तरह की इंक में नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्क तो कुछ नहीं है। मींस इसका मतलब क्या हुआ, SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहे तो बोल्ड यूज करें चाहे तो स्ट्रॉन्ग यूज करें। जब आप वर्डप्रेस यूज करेंगे, मैं आपको वर्डप्रेस की ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। जब हम वर्डप्रेस यूज करेंगे तो वर्डप्रेस में बोल्ड का टैग नजर नहीं आएगा। जब उसकी कोडिंग में जाएंगे वहां पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। उसकी वजह क्या है कि वर्डप्रेस की डेवलपमेंट ही HTML के बहुत बाद हुई थी। उस वक्त हुई जब स्ट्रॉन्ग का टैग लॉन्च हो चुका हुआ था। तो इसलिए वो बोर्ड को सपोर्ट नहीं करता। बोर्ड उसको नजर ही नहीं आता। लेकिन हम क्योंकि कोडिंग को समझते हैं, तो मैं वर्डप्रेस में भी बी का टैग इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो एरर देगा, इसका मतलब ये है कि वो उसको शो नहीं करता उस टैग से। लेकिन अगर मैं वहां पर जाकर बी का टैग लगाऊंगा वो भी चलेगा, मैं उसे स्ट्रॉन्ग का टैग लगाऊंगा, दोनों चलेंगे वर्डप्रेस के अंदर। तो यहां पर आए, मैं दोनों वन बाय वन करके दिखाता हूं। पहले लिखा जी हमने बी। बी कहां तक है कीवर्ड, यहां तक। चलो ऐसे ही है, ऐसे ही करना था ना। अब आपको पता तो लगी गया होगा कि बी का टैग किस तरह का टैग है, पेयर के सिंगुलर। सिंपल है। अगर तो इसको, अब आपको इसकी लॉजिक भी समझ आएगी कि पेयर क्यों है। अगर आप इसको एंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, भाई पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट ही बोल्ड हो जाएगा। गड़बड़ हो गई ना। हम तो बोल्ड नहीं करना चाहते, आपका लिखा हुआ सारा लेटर बोल्ड तो हो नहीं सकता। तो मैं इसको सेव करता हूं और जरा इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। माई फर्स्ट फाइल, इसे खोलते हैं। जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट डे आए हैं उन्हें जरा कंपैरेटिवली जरा कम समझ आनी चाहिए, हाँ, ज्यादा अच्छी समझ नहीं आनी चाहिए। पहला दिन है ना, तो परेशान नहीं होना, ये मैंने इसलिए बताया कि आपने परेशान नहीं होना जो आज फर्स्ट डे आए हैं। क्योंकि वो आप पुराने लेक्चर लोगे तो फिर ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। HTML कहाँ है भाई, HTML ये आई थिंक ये वाली फाइल है जी 423, बिल्कुल यही है। इसे खोलते हैं, जरा चेक कर लें जो चेंजेस थी मैंने अप्लाई होगी। अब आपको कंपैरेटिवली बोल्ड भी नजर आ रहा है। जरा जूम बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये ले। वेबसाइट में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, बोल्ड हुआ हुआ था, ठीक है। अब इस तरह करने से ये बोल्ड नजर आ रहा है। अब मैं कोड में जाकर चेंज करता हूं दूसरे वाले, वो क्या कर दूं, अब इसको बोल्ड की बजाय क्या कर दें, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कर दिया, सेव करें। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कोई तब्दीली होती है कि सब कुछ वैसे ही रहता है। कोई प्रोफेशनल किचन में मूवमेंट हुई, 100% उतनी ही इंक रही है। ऐसा नहीं हुआ कि बी में इंक कम थी और इसमें इंक ज्यादा हो गई है। बिल्कुल एक ही जितना बोल्ड हुआ है, जितना कि बोल्ड पहले हुआ हुआ। समझ में आ गई बात। मतलब चाहे बी यूज करें चाहे स्ट्रॉन्ग यूज करें। अब टेक्निकल पॉइंट क्या है कि मुझे बहुत सारे जगहों पर अपने कीवर्ड को ऐड करना है, चाहे वो कीवर्ड हो या सेकेंडरी कीवर्ड हो। तो अब वो मैं एक ही टैग बार बार इस्तेमाल करूंगा तो गूगल कहेगा भाई बहुत हो गया। तो मैं क्या करूंगा, कहीं पर बोल्ड कर दूंगा, कहीं पे स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। तो गूगल इसको इस तरह डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि एक ही टैग आप रिपीट करने लगे हो। क्योंकि टैग तो मुख्तलिफ हो गया, उसका एक्सप्रेशन एक जैसा है, मगर टैग तब्दील हो गया। तो हम ये काम कर सकते हैं इस तरह। जी। अब हम एक आखिरी चीज पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज हाइपरलिंक्स। लेकिन उससे पहले जरा एक चीज और देख लेते हैं, वेबसाइट देख देखें, थोड़ी सी कंटेंट की बात कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट का कंटेंट कैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए। अब इट डिपेंड्स कि आपकी वेबसाइट किस तरह की है। हम 100% किसी चीज को डेडिकेट तो नहीं कर सकते कि इसी तरह का हो।
मिसाल के तौर पर एक बंदा अपनी वेबसाइट से वॉचेस बेचता है और उसकी वेबसाइट के ऊपर वॉचेस में नजर आना है और उसने उस वॉच को चूज करना है, ऐड टू कार्ट करना है और परचेज करना है। वेबसाइट होती है ना ई कॉमर्स की वेबसाइट। अब ऐसी वेबसाइट पे इस तरह का कंटेंट तो नहीं होगा जैसे ये आ रहा है, देखते हैं आप। ऐसी वेबसाइट पे एसईओ भी ऐसे नहीं होगी जैसे ये आ रही है। ऐसी वेबसाइट का डिस्प्ले भी ऐसा नहीं होगा। भाई वहां पर तो क्या होगा, तस्वीरें बनी हुई आ रही होंगी सिर्फ और उसके नीचे ऐड टू कार्ट आ रहा होगा। अब लेआउट चेंज हो गया सारा। उसकी एसईओ करने के लिए अब हमें समझना पड़ेगा कि भाई उसकी एसईओ कहाँ होगी। उसकी एसईओ इधर होगी कि आपको एक प्रोडक्ट नजर आई, आपने उसे खोला। ठीक है, देखता हूँ मेरे को वॉच की साइट है कंपनी। ये मैंने एक वॉचेस की कंपनी खोली। हम्म। अब एक बंदा परचेज करने आ रहा है भाई, ये खुल ही नहीं रही। हाँ, ये एसईओ प्रॉब्लम है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपकी वेबसाइट खुलने में। इंटरनेट का भी इशू हो सकता है। हम इस तरह तो अंदाजा नहीं लगाएंगे ना, हम तो टेक्निकल तरीके से देखेंगे। अगर हम ये कहेंगे हम वेबसाइट को यूं चला कर देख रहे हैं, ठीक है, ये तो नहीं है मसला। फिलहाल अभी तो इंटरनेट का इशू नहीं है, लेकिन हम यहां से नहीं चेक करेंगे। जब मैं आपको एसईओ के एंड पे लेकर जाऊंगा ना, तो हम टेक्निकल एसईओ पढ़ेंगे। एक इशू है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, वो इमेज लोड होने वाला इशू था। ठीक है ना, एक ये वाला इशू भी हो सकता है, और भी इश्यूज हो सकते हैं। सो एनीवेज, नीचे आते हैं जी, जरा कुछ घड़ी एक पकड़ लेते हैं। ये जैसे मिसाल के तौर पर ये किसी ने वॉच बाय करनी है। जी। अब आपको इसका कंटेंट देख रहे हैं कैसा नजर आ रहा है। ये ई कॉमर्स वेबसाइट का कंटेंट ऐसा होता है। जो दूसरी वेबसाइट है, जो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, उसका कंटेंट वैसा होता है जो आप पहले देख रहे थे। यानी दोनों के मैं अलग अलग कंटेंट टाइप आपको दिखा रहा हूँ। इसकी जो हमने एसईओ करनी है वो इधर डिस्क्रिप्शन में लाकर करनी है, जो ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है। देखिए, ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है उसमें हमने जनरल वेबसाइट को नहीं बेचना, उसमें हमने अपनी प्रोडक्ट्स को बेचना। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें तो प्रोडक्ट एसईओ होगी। यानी मेरी दुकान है, उसमें 5 चीजें मेरे पास पड़ी हुई हैं बेचने के लिए, तो मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी दुकान है चीजें खरीद लो। लेकिन जो पीक सोल्यूशन की वेबसाइट होगी वहां पर हम ये कहेंगे कि भाई पीक सोल्यूशन कंप्यूटर कॉलेज है, यहाँ आके कंप्यूटर कोर्स कर लो पहले। इसके लिए हम मेन के ऊपर कुछ कीवर्ड्स लगाएंगे। लेकिन जब मैं अपनी 6 मुख्तलिफ किस्म की घड़ियां बेचना चाहता हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि हर तरह की घड़ी को जब कोई बंदा ढूंढ रहा हो, तो जो मैं भी बना रहा हूं, मेरे कंपटीटर भी बना रहे हैं, तो मेरी वॉच ऊपर आनी चाहिए। इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एसईओ। हर प्रोडक्ट की अलग अलग एसईओ होती है। ये सिर्फ अभी इतना मैंने बताया है, बाकी कीवर्ड पे जाके बात करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है, मेन पेज पे नहीं डालना। इसका कंटेंट यहाँ पे डालना है। जो दूसरी वेबसाइट है उनका कंटेंट मेन पेज पे डालना है। तो अब आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि भाई कहाँ कहाँ कंटेंट डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, स्पेसिफिकेशन में, यहीं पे डाल सकते हैं ना। इसके अलावा तो तस्वीरों को ऑप्टिमाइज करोगे आप। ठीक है, अब वापस उस वेबसाइट पे आ जाओ। अब हम ये कह रहे हैं कि एक जनरल कंटेंट कैसा होता है। कोई इंफॉर्मेशनल वेबसाइट हो तो उसका जनरल कंटेंट कैसा होता है, या उसका जनरल कंटेंट कैसा होना चाहिए। पहली बात, कीवर्ड स्ट्रक्चर की तो हमें समझ में आ गई है। कंटेंट स्ट्रक्चर की भी हमें समझ में आ गई। अभी एसईओ की बात भी नहीं कर रहे, फिर भी हमें कंटेंट स्ट्रक्चर की समझ में आई कि बिल्कुल उसी तरह जैसे आपकी एक किताब कंपोज हुई होती है कि आप एक चैप्टर खोलते हैं, उसके ऊपर हेडिंग होती है, उसके नीचे उसका कुछ कंटेंट होता है, फिर उसके नीचे एक सब हेडिंग आती है, फिर उसका कुछ कंटेंट होता है। इस तरह सब हेडिंग के साथ जब एक कंटेंट कंप्लीट होता है तो नया टॉपिक शुरू हो जाता है, फिर नई हेडिंग आ जाती है। यही है ना, गूगल भी यही कह रहा है। गूगल कहता है इस तरीके से कंटेंट लिखो, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरी बात क्या कहता है कि कंटेंट कितना होना चाहिए। अगर तो हमारी वेबसाइट इंफॉर्मेशनल है और हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है अपने कंटेंट में, तो एक आइडियल कंटेंट जो होता है वो तकरीबन 800 वर्ड्स का होना चाहिए। 700 से 800 वर्ड्स का। अगर आपको लगता है कि आपके पास बताने के लिए इससे भी ज्यादा है, तो और
अच्छा कंटेंट आपका 1000 वर्ड्स का बन जाएगा। 1500 वर्ड्स का बना ले, इससे ज्यादा बड़ा कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको मैं कंटेंट बोल रहा हूँ, और इसके अंदर एक एक वर्ड की बात हो रही है। ये एक चीज हो गई। यानी हमें पता लग गया कि आइडियली कोई 600 से 8 के बीच, 800 के बीच में आपके कंटेंट में वर्ड्स होने चाहिए। इससे कम होंगे तो गूगल को लगेगा कि आपका कंटेंट वीक है। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट की बात हो रही है। अलबत्ता जो हमारी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वेबसाइट होगी, अब इंफॉर्मेशनल वेबसाइट में तो आप जनरल बात कर रहे हो सबकी, सारी प्रोडक्ट्स की। तो जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आपने देख ही लिया था कितनी डिस्क्रिप्शन की जगह बनी हुई थी। उतना ही हमने लिखना है, उसमें कोई बहुत बड़ा मजमून तो लिखना नहीं है। यानी अगर कोई बंदा आपसे कोई चीज घड़ी खरीदना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा डिस्क्रिप्शन में उसके फीचर्स ही देखेगा ना। और तो नहीं कुछ पढ़ना चाह रहा, हिस्ट्री तो नहीं पढ़ना चाह रहा इस घड़ी के मतलब कि भाई ये क्या घड़ी है, ये कब इजाद हुई थी, किसने बनाई थी, ये तो नहीं पढ़नी किसी ने। इन्फॉर्मेशनल में कोई बंदा ये पढ़ सकता है कि भाई ये कोर्स है, इसका क्या फायदा होगा वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब वहां पर कंटेंट हमारा काफी कम आएगा, क्योंकि वो पिक्चर से आप चीज को बेच रहे हो। एक चीज। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कंटेंट की शक्ल क्या होनी चाहिए। तो जब हम बुक रीडिंग करते हैं तो जो भी हमारे जहन में कंटेंट का फॉर्मेट है, जिससे हमें कंटेंट आसानी से समझ में आ जाए, वही होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे पैराग्राफ्स होने चाहिए। क्या ख्याल है, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, उसमें छोटे पैराग्राफ हो तो आपको अच्छी समझ में आएगी कि बड़े पैराग्राफ हो तो अच्छी समझ में आएगी। छोटे पैराग्राफ। उसके बाद अगर उसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे तो अच्छी समझ में आएगी, कि बड़े बड़े सेंटेंसेस होंगे तो अच्छी समझ में आएगी। जनरल बात कर रहा हूं मैं, एसईओ की तो नहीं कर रहा। आप बुक रीडिंग करते हैं उसके वाले से बात करें। फिर उसमें इंग्लिश के वर्ड्स आसान वोकेबलरी वाले हो तो समझ में आएगी, कि मुश्किल वोकेबलरी वाले हो। भाई हर किसी की वोकेबलरी एक जैसी तो हो नहीं सकती। किसी की वोकेबलरी बहुत हाई होगी, किसी की बहुत स्टैंडर्ड होगी। तो ये 3 रूल बता दिया आपको। शॉर्ट पैराग्राफ्स, शॉर्ट सेंटेंसेस, एंड इजी इंग्लिश। ये 3 ऐसे रूल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कंटेंट को डिवाइड करते जाना है। और जब आप उसको पैराग्राफ्स में डिवाइड करें तो आपके पास ऑप्शन आ गया हेडिंग स्ट्रक्चर यूज करने का। क्या ख्याल है, आ गया ना, कि हर कंटेंट को एक हेडिंग दी जा सकती है। जब आपने पैराग्राफ बना लिए तो आप दूसरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए एक हेडिंग बना सकते हो, सब हेडिंग। तीसरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर तो हेडिंग स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका। इसी इंग्लिश यूज करेंगे तो सबको आपकी समझ में आएगी। अब एक और चीज है, पिक्टोरियल फॉर्मेट, कि भाई अगर आप पैराग्राफ के साथ कुछ छोटी छोटी पिक्चर्स भी दे दें साथ, तो किसी को आपका मैसेज ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये है कंटेंट राइटिंग रूल्स। किसी तरह का भी आपने कंटेंट लिखना है, जो कि बड़ा कंटेंट चल रहा है, लिखा जाना है आपका, तो ये वाला कंटेंट रूल आपने इस्तेमाल करना। अच्छा, अब उसके बाद उसमें हमने क्या लेकर आने हैं, कीवर्ड्स। सो कीवर्ड स्टफिंग तो हम कर नहीं सकते। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब क्या होता है कि भाई अगर हम ये कह रहे हैं कि वेबसाइट्स कीवर्ड से रैंक हो रही हैं, तो एकदम से अगला आंसर तो हमारे जहन में यही आता है कि भाई भरपूर तरीके से कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि जब कीवर्ड ज्यादा लगाओगे तभी रैंक होगी ना। मगर ऐसा नहीं है। गूगल ने इसके लिए भी हमें बताया हुआ है कि आपके कीवर्ड्स कितने होने चाहिए। आपके कीवर्ड्स 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2% से ज्यादा नहीं। 2 का मतलब 2% से ज्यादा कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। अब मिसाल के तौर पर आपका कंटेंट है 700 वर्ड्स का, तो 700 वर्ड्स का 2% निकाल लें। आपका कंटेंट है 1000 वर्ड्स का, तो 1000 वर्ड्स का 2% निकाल लें। आपका कंटेंट अभी 1500 से आगे तो नहीं जाना, कोई डिक्शनरी तो नहीं बना रहे ना, कोई इंसाइक्लोपीडिया भी नहीं बना रहे अपनी वेबसाइट, कोई इतनी बड़ी वेबसाइट पढ़ेगा भी नहीं। अगर आप इतना बड़ा कंटेंट लिख रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट बना के रखना पड़ेगा। नहीं तो आप छोटी वेबसाइट बनाएंगे, वो ठीक रहेगी आपके लिए। बट अगर आप 600 वर्ड से भी नीचे चले जाएंगे तो गूगल कहेगा कोई मीनिंगफुल वेबसाइट नहीं है आपकी, समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या है, बहुत ही कम डाटा है इसके अंदर। तो 600-700 से तो कम पे नहीं जाना, लेकिन इससे ज्यादा पर जाना है तो कहता है 2%। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपका कंटेंट बड़ा होगा तो आप ज्यादा कीवर्ड अकोमोडेट कर सकते हैं, अगर आपका कंटेंट कम होगा आप कम कीवर्ड अकोमोडेट कर सकते हैं। तो अगर आप ज्यादा कीवर्ड्स यानी ज्यादा दफा अपने कीवर्ड को रिपीट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, वेबसाइट का कंटेंट बढ़ा लें विद इन लिमिट्स जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक बंदे की वेबसाइट है 300 वर्ड्स की, उसको मैंने कहा भाई आपने 2% कीवर्ड यूज करने हैं। एक बंदे की वेबसाइट है 800 वर्ड्स की, उसको भी मैंने कहा आपने 2% कीवर्ड यूज करने हैं। तो आप मुझे बता दें ज्यादा कीवर्ड कौन यूज करेगा।
किसको मिलके ज्यादा कीवर्ड्स? 300 वर्ड वाले को मिलेंगे 800 वर्ड वाले को? 800 वर्ड भाई, जब वर्ड होंगे तो परसेंटेज भी ज्यादा आएगी ना उसकी। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात? एक पेज की बात कर रहा हूँ। एक देखें, असल में बात क्या है, ये 3 पेजेस हैं आपकी वेबसाइट के। अभी तो आप इसको रैंक कर रहे हैं। पहले आप ये समझिए ना, हम एक पेज को रैंक कर रहे हैं। पहले एक पेज को रैंक करें, पहले पेज पीक सोल्यूशन का पेज है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, उसको रैंक करें। फिर पीक सोल्यूशन का पेज है वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, उसको रैंक करें। दोनों एक जैसे तो नहीं है, दोनों के कीवर्ड भी एक जैसे नहीं है। अलबत्ता हम यूं कह लेते हैं कि भाई वेब डेवलपमेंट किसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? आप देख ही रहे हैं, मैं आपको एसईओ के अंदर पहले वेबसाइट की साइंस समझाने लगा हूं। तो हो सकता है कोई बंदा वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद वो कहे मैं एसईओ भी कर लेता हूँ, तो रिलेटेड हो गए ना। अब मैं क्या बताने लगा हूं आपको, हमने कहा कि भाई वेब डेवलपमेंट में जो वेब डेवलपमेंट का कीवर्ड है वो तो बन गया हमारा प्राइमरी कीवर्ड, लेकिन वेब डेवलपमेंट के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का कीवर्ड क्या बन गया? सेकेंडरी कीवर्ड बना कि नहीं बना? बन गया ना उसका सेकेंडरी कीवर्ड। इसी तरह फिर जो डिजिटल मार्केटिंग का पेज है उसके ऊपर हमारा प्राइमरी कीवर्ड क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो अब वो जो वेब डेवलपमेंट का पेज था वो हमारे लिए क्या बन गया? बात समझ में है? जो चीजें आपस में इंटरलिंक हो तो इस तरीके से हम उनका रिलेशनशिप बनाकर कीवर्ड्स को यूज करेंगे, तो ट्रैफिक एक दूसरे के पास होगी। एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रैफिक जाएगी, बट साइंस चेंज हो जाएगी। एक जगह पर एक प्राइमरी होगा तो दूसरी जगह पर वो सेकेंडरी बन जाएगा। एक जगह पर वो सेकेंडरी होगा तो दूसरी जगह पर सेकेंडरी ऑफ सेकेंडरी भी बन सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन से, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक पेज की बात। आई होप कि ये आपको कंटेंट के रूल्स का भी पता लग गया। ठीक है। क्या चीज? देख लेते हैं, अभी इसको इसको हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। कौन सी फोटो है भाई? ये स्लाइडर की फोटो है। ठीक है, फोटो तो पहले की लगी हुई है, हमने तो इसको चेंज करना है। इसको अगली क्लास में देखेंगे, जब अगर हम इस वेबसाइट को एडिट करते हैं। मैंने आप लोगों की वेबसाइट देखनी है, अगर तो आपकी वेबसाइट इस काबिल हुई जो बनाई हुई है कि हम उस पर एसईओ करें तो फिर हम उसी पे एसईओ करेंगे। नहीं तो यही वाली वेबसाइट, इस तरह की एक वेबसाइट मैं आपको दूंगा, तो फिर मैं उसको आपको एडिट करना भी बता दूंगा पहले कि आप इसको इसको कैसे चेंज करेंगे। ये सारी चीजों को आप बदल लोगे। ठीक है। नहीं जी, ये भी समझ में आ गया, हमें आ गया समझ में। आखिरी चीज हमारी जी रह गई कोडिंग में, हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है समझने वाली। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? इस पे क्लिक करें, बल्कि इस पे ना करें, इसका जूम छोटा कर लेते हैं पहले। मेन्यू आ गया ऊपर नजर? अगर मैं गैलरी पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? दूसरे पेज पे चला जाऊंगा ना। तो इट इज अ हाइपरलिंक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास मेन्यू एलिमेंट्स होते हैं ये सब के सब हाइपरलिंक्स होते हैं। अच्छा, आप इस पेज पर आए नीचे, ये भी लिंक बना हुआ है, क्लिक करें, किसी और चले गए, उनके फेसबुक पेज पर चले गए। तो ये क्या चीज है भाई? ये भी हाइपरलिंक है। क्यों नहीं अवेलेबल भाई इनके पेज को? क्या हुआ? चलिए इसको अभी देखते हैं। चलिए, तो मसला होगा इनके पेज के साथ। एनीवेज, वापस चलते हैं। अब ये समझ में आ गया कि व्हाट इज हाइपरलिंक। इसको भी समझ, ये चीज भी देखी जाए तो रिलेटेड तो किस चीज के साथ है? वेबसाइट के साथ है, वेब डेवलपर के साथ है। हमारा इससे क्या लेना देना है, पहले तो ये समझते हैं। गूगल हमें ये कहता है कि आपकी वेबसाइट और वेबसाइट के पेजेस आइसोलेटेड नहीं होने चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी रियल लाइफ है, तो हमारा नेटवर्क है, हमारी एक फैमिली है पहले, फैमिली के बाद नेबर्स हैं, नेबर्स के बाद फ्रेंड्स हैं, और उसके बाद वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, है ना। वर्चुअल फ्रेंड्स का मतलब वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिन्हें हम स्टोरीज दिखा रहे होते हैं, वो भी तो फ्रेंड्स हैं आपके सारे। तो कितने सारा हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये नेटवर्क क्यों है हमारा? हमारी पहचान के लिए। इस तरह करने से हमारा नेटवर्क बड़ा हो रहा है तो हमारे रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम्स एक दूसरे से डिस्कस हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ये नेटवर्क ही ना हो
हम आइसोलेटेड हो, सिंगल पर्सन, तो हम बहुत वीक हो जाएंगे। गूगल भी यही कह रहा है कि भाई अगर आपकी वेबसाइट आइसोलेटेड होगी तो बहुत वीक वेबसाइट है, इसे सपोर्ट मिलनी चाहिए नेटवर्क से। तो कहता है भाई आप क्या करो, लिंक्स बनाओ, जैसे अभी आपने नोट किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं लेकर इसे कहाँ गया, फेसबुक पर गया। हो सकता है मैं फेसबुक पे कोई पोस्ट लगाऊं, उस पर क्लिक करें तो वेबसाइट पे आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपनी वेबसाइट का नेटवर्क मजबूत कर रहा हूँ। गूगल रेकमेंड करता है कि आपका जो एक पेज होता है उसके ऊपर लेस देन 100, डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट, आपके पास लिंक्स होने चाहिए। अब ये लेस देन 100 लिंक्स कैसे बन रहे हैं भाई, पूरे की पूरी मेन्यू बार लिंक्स है। इवन वो जो आपका लोगो नजर आ रहा है वो भी लिंक है, राइट टॉप के ऊपर सोशल आइकन्स बने होंगे वो भी लिंक है, और फुटर पर चले जाएं भाई इधर भी लिंक्स आ रहे हैं देखें। तो ये तो स्टैंडर्ड लिंक्स आ रहे हैं जो कि आपकी वेबसाइट के बने हुए हैं। ये तो एसईओ वाले ने नहीं बनाए होंगे शायद, ये तो वेब डेवलपर ने आपको बनाकर दे दिए लिंक्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी वेबसाइट के कंटेंट को इंगेज करने के लिए वहां पर लिंक्स क्रिएट करने हैं, जैसा अभी आपने एक लिंक देखा। देखिए ना, वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट हमें नजर आ रहा है, जरूरी तो नहीं है कि ये कंटेंट बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट होता हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी की वेबसाइट है और किसी का फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है, तो फ्रीक्वेंटली अपडेट्स कहाँ आती होंगी? जनरल आइडिया आपके पास होगा कहाँ? जी फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर। वेबसाइट पे तो उसने एक बार किसी से कहा होगा भाई बना दो, उसने बनाकर उसको दे दी, तो फिर साल भर चलेगी, 2 साल चलेगी, फिर उसको कुछ लगेगा यार इसमें कुछ और चेंज कर लो, फिर करा लेगा। अलबत्ता अगर वो वेबसाइट यूजर होगा तो वो इस तरह की चीजें खुद भी करता रहेगा। लेकिन आमतौर पर आपकी अपडेट्स कहाँ आएंगी? फेसबुक पर, आपकी सोशल प्रोफाइल्स पर। इन शॉर्ट, कि आपकी सोशल प्रोफाइल पर आपकी अपडेट्स आ रही होंगी। आप, इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपनी सोशल प्रोफाइल्स को अपनी वेबसाइट से लिंक करूंगा और अपनी लिंक वेबसाइट को सोशल प्रोफाइल से लिंक करूंगा। इस तरह मैं अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करूं, नंबर वन। नंबर टू, मेरी एक ही वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, कोर्सेज, कोर्सेज के अंदर लिस्ट ऑफ कोर्सेज, और होम पेज। इनका भी तो आपस में रिलेशन होना चाहिए, इंटरनल रिलेशनशिप भी तो होना चाहिए। जैसे कोई भी बंदा होम पेज पढ़ रहा है और वहां पर लिखा हुआ है कि जनाब डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस शुरू होने वाली है। अब वहां पर ये तो नहीं लिखा हुआ कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, का कोर्स क्या है, कब शुरू होगा, कितनी फीस है, कितना स्ट्रक्चर है। इसके लिए आपको कहाँ जाना है? डिजिटल मार्केटिंग के वेबसाइट के पेज पर जाना है। तो वहीं पर एक लिंक बना होगा, कोई बंदा क्लिक करेगा तो कहाँ मूव कर जाएगा? डिजिटल मार्केटिंग पे। जब वो वहां चला गया, उसने कहा भाई मुझे ऑनलाइन एडमिशन करवाना है। ऑनलाइन एडमिशन आप कहाँ से कर रहे हो? कॉन्टेक्ट अस के पेज से कर रहे हो। तो जब उसने डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक किया ऑनलाइन एडमिशन पर, तो वो कहाँ चला गया? कॉन्टेक्ट अस के पेज पर। यह है इंटरनल लिंकिंग। आप इंटरनली लिंक करने लगे हो आपस में। वो जो मैंने वो बताई उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है। ये सारा काम करने के लिए हम लिंक कैसे बनाएंगे, जरा जल्दी से यहां पर देख लेते हैं। अभी मैंने जिस चीज को कीवर्ड बनाया है, बोल्ड किया, मैं इधर ही लिंक लगा देता हूं। इसके लिए जी हमारे पास टैग होता है ए का। ए स्टैंड फॉर एंकर, ANCHOR, एंकर। href इक्वल्स टू, मतलब कहां पे लिंक बनाना चाह रहे हो भाई, उसका यूआरएल देंगे ना जहां पे लिंक बनाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए ये एक पेज के साथ लिंक बना देते हैं भाई, इसको बना दें जो भी यहाँ पे खुल रहा है क्विकली। बन गया। ये वापस आ जाओ, कहाँ चले गए हो? इसको ना मैं जरा यूं करता हूँ, एंटर कर दूं ताकि आपको यहाँ पे नजर आ जाए। मल्टीपल लाइन कर देता हूँ। मल्टीपल लाइन, एक मैसेज खत्म होने के बाद करना है आपने। href इक्वल्स टू यूआरएल, एक मैसेज खत्म हो गया। href के बाद एंटर नहीं करना, ठीक है। ये मेरे पेज का है, मैंने डाल दिया कॉपी करके पेज से बस, ठीक है। ठीक है ना, आप भी इस तरह अपने पेज का यूआरएल दे दें।
इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, भाई जिसका मर्जी उठा लें, यूज करें। अगर आप, पता ही होता है ना आपको कि दूसरों को बता रहे होते हैं भाई ये मेरा टिकटॉक है, वही वाला यूआरएल आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अच्छा, आप इधर आगे, एक और एट्रीब्यूट है भाई, पढ़ा ही था पिछली क्लास में, पढ़ा था ना। हाँ जी, अब क्योंकि मैंने बार बार प्रोफेशनल किचन लिखा हुआ है, तो बेशक मैंने पेज का प्रोफेशनल वाले का लिंक नहीं दिया। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरा कीवर्ड प्रोफेशनल किचन है, तो मैंने इसका टाइटल क्या बना दिया, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। आपको याद है ना टाइटल क्या करता था, कहाँ आता था, इमेज के ऊपर। तो ये तो इमेज नहीं है ना, ये क्या है, हाइपरलिंक। जिसका मतलब क्या हुआ, जब आप माउस अपने हाइपरलिंक पे रखोगे तो ये मैसेज आएगा। क्लियर। टारगेट, एक और एट्रीब्यूट यूज किया मैंने, इसके दो बिहेवियर्स होते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक और अंडरस्कोर पेरेंट। ब्लैंक का मतलब होता है न्यू पेज, पेरेंट का मतलब होता है सेम पेज। इसका क्या मतलब हुआ, भैया आपने किसी हाइपरलिंक पे क्लिक किया तो समटाइम क्या होता है, वो न्यू टैब में खुलता है, और समटाइम वो उसी पेज पे खुल जाता है। जब वो न्यू टैब पे खुलता है तो ब्लैंक, जब वो उसी पे खुलता है तो पेरेंट। बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर पेरेंट होता है, उसी पेज पे खुलता है, उसी पे। जैसे आप लोग किसी की मेन्यू बार पे क्लिक करते हो तो पेरेंट पे होती है ना। ये तो नहीं होता मेन्यू पे क्लिक करते जाओ तो न्यू पेजेस न्यू पेजेस न्यू पेजेस खुलते जाए। लेकिन जब हम एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद लिंकिंग करेंगे तो हम ब्लैंक करेंगे। क्यों करेंगे, मैं एसईओ में जाके इसकी वेट बताऊं क्यों करेंगे। इसका मतलब है मैं क्या यूज करने वाला हूं, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर ब्लैंक, टैग बंद। तो ये हाइपरलिंक को तो यूज कर लिया, बट मैंने ये तो बताया ही नहीं कि मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कहां पे क्लिक करना है, नहीं बताया ना। क्लिकेबल टेक्स्ट तो अभी तक कोई डिस्कस नहीं हुआ। क्लिकेबल टेक्स्ट इस टैग से बाहर आएगा। क्लिकेबल टेक्स्ट इस टैग से बाहर आएगा। जी, क्या होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए हमारा। लिख दिया जी मैंने। ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या चीज है, ये टेक्स्ट है भाई, टैग क्लोज कर चुका हूं। कि पेज के ऊपर लिखा हुआ क्या नजर आ रहा होगा, प्रोफेशनल की जगह कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा तो मूव करेगा। चल, लग गया ये भी, सेव करें। अब इस फाइल को जाकर चेक करते हैं। वैसे वो खुली हुई थी, चलें फिर भी यहां देख लेते हैं क्या हुआ। ट्वाइस लिख दिया मुझे, मुझे नहीं लिखना चाहिए था भाई। इसको ठीक कर देते हैं, वो पहले भी लिखा हुआ था, तो वापिस इधर आए। दो दफा लिखा गया ना, तो इसको रिमूव कर दें। किसको, इस वाले को रिमूव कर दें। और इसको एंड कहां पे करें, इसको अब यहां पर एंड ना करें। कहां पर है जी क्लिकेबल टेक्स्ट ये, तो स्ट्रॉन्ग के बाद इसको एंड कर दें। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझे बता दें, ये मैंने क्या किया है, वो क्यों मिटाया है। इसलिए कि वो मैं क्लिकेबल टैग लिखना चाह रहा था प्रोफेशनल किचन, तो वो तो मैं ऑलरेडी हेडिंग में लिख चुका हुआ था ना, पैराग्राफ में लिखा हुआ था ना, बोल्ड जिसे किया हुआ था। तो मैंने उसी को क्लिकेबल टेक्स्ट बना लिया। क्योंकि मैं एक दफा और लिखूंगा तो वो तो एक ही टेक्स्ट रिपीट हो जाएगा ना, वो भी बुरी बात है। तो इसलिए मैंने इसी को क्लिकेबल टेक्स्ट बनाया, और जहां पर वो टेक्स्ट खत्म हुआ वहां पर मैंने क्या कर दिया, एंकर को क्लोज कर। ये एक का टैग कैसा टैग है, एक का टैग कैसा टैग है, पेयर के सिंगुलर, ये भी पेयर टैग है। अगर मैं ये एक क्लोज नहीं करूंगा तो क्या होगा, कोई बता सकते क्या होगा। पूरी की पूरी वेबसाइट का पेज जो है ना वो क्लिकेबल बन जाएगा, यानी कि पूरी की पूरा पेज ही आपका हाइपरलिंक बन जाएगा। ठीक है, चलो अब जरा देखते हैं कि क्या हो। रीलोड करें। चलो अब ठीक हो गया ना, वही टेक्स्ट आया, सिर्फ माउस रखें इसके ऊपर तो टेक्स्ट भी आएगा जो भी हमने डिफाइन किया था। और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक न्यू पेज पे जाएगा और मेरे पेज को खोलेगा, जो भी हम उसको
आउटपुट बताकर है। समझ आ गई बात? नहीं जी, ये हमने HTML टैग्स जो पढ़ने थे वो पढ़ लिए। अगली क्लास हम एक रिपीट क्लास लेंगे ताकि सारे लोग एक ही लेवल पर आ जाएं। ठीक है। और उसके अगले लेक्चर में एक्चुअली हमारी जो SEO जहां से शुरू होनी है वहां से शुरू होने वाली है। बनाते जाएंगे लिंक्स, एक दो तीन। एक वक्त में तो एक ही बन सकता है ना, ये दो बन सकते हैं एक वक्त में? मतलब एक वक्त में क्या बनेगा? एक ही बनेगा। फिर नीचे एक और पैराग्राफ में जाओ, दूसरा लिंक बना लो, तीसरे में तीसरा बना लो। अब क्या होने लगा था देखिएगा। ये क्या हुआ है जी? ये क्या हो गया? पता लगा किसी को क्या हुआ है? सारा, सारा ही बन गया हाइपरलिंक। क्यों? कौन बताएगा? टैग को क्लोज नहीं किया